हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी वीएस मैम और हम पढ़ रहे हैं यूनिट 7 एनवायरनमेंट साइंस का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन। उसके हमने कल पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थोड़ा इंट्रोडक्शन, डेफिनिशंस पढ़े थे हमने। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कौन से वो स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, सबसे पहला एडवांटेज जो है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल मीन्स एंड रिसोर्सेज। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका क्या मकसद है कि ये डेवलपमेंट कराता है, कंजर्वेशन करवाता है और जो नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन है वो कराता है। तो इसका जो एडवांटेज यही है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल मीन्स जो हैं वो उनकी प्रिजर्वेशन हो जाती है, उनकी डेवलपमेंट और वो कंजर्व रहते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, हम इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें नेचर के साथ साथ डेवलपमेंट भी करानी है। तो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनके फ़ायदे के लिए भी सोचते हैं और अपने फ़ायदे के लिए भी सोचते हैं जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा है पोल्यूशन कंट्रोल। जो रोड्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस पाइप, ये सब जो हैं अच्छे से मैनेज हो सकते हैं जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट लाते हैं, जब हम डेवलपमेंट भी करते हैं और साथ साथ में अपना इकोसिस्टम, अपना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन की बात भी करते हैं। तो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। यहाँ से हमारा प्रोग्रेस भी हो, इकोनॉमी भी बढ़े और वहाँ से हमारे नेचुरल सोर्सेज को भी अच्छी प्रोटेक्शन मिले। तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब ये सब चीज़ करते हैं तो हमारा रोड, ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रिसिटी, ये इस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, ये इस तरीके से मेंटेन हो जाते हैं, ये अच्छे से मैनेज हो सकते हैं जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। तब जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा होता है इन चीज़ों को मैनेज करते करते वो भी कंट्रोल हो जाता है, मतलब एनवायरनमेंट का पोल्यूशन नहीं होता है। ना हम हवा को पोल्यूट होने देते हैं जो इंडस्ट्रियल एमिशंस की वजह से होता है, ना हम पानी को पोल्यूट होने देते हैं, हमारी रोड्स अच्छे होते हैं, पानी का जो सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर वो भी हमेशा साफ़ रहता है, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये पोल्यूशन कंट्रोल का भी एक सबसे बड़ा अच्छा सोर्स बनता है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। तब हमारी जो फ्यूचर वाली जनरेशन है उसके लिए भी जो हवा पानी रहती है वो क्लीन ही रहेगी। हम उस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किसी भी चीज़ को। हम हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे से वेल मैनेजड रहे। तो ये एक एनवायरनमेंट का जो पोल्यूशन है उसको भी कंट्रोल करने में ये मदद देता है। उसके बाद है लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वर्क जो होता है, जब हम डेवलपमेंट वर्क करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर, उस कंसेप्ट को लेके जब हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करते हैं, उस प्रिंसिपल को लेके कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, मतलब जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसको चीज़ें मिले, उसका फ़ायदा हो, मगर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज मेंटेन रहे, हमारा हवा पानी सब वैसे ही क्लीन रहे जैसे वो इस टाइम हमारे लिए क्लीन है। तो जब हम ये सारी चीज़ें ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम ये कंसेप्ट जब दिमाग में लेके चलते हैं तो डेवलपमेंट जो है लॉन्ग लास्टिंग रहती है, मतलब बहुत टाइम तक ये डेवलपमेंट जो है रहती है, ख़त्म नहीं होगी। और इसके जो बेनिफिट्स होते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हम उसको गेन कर सकते हैं, हमारी फ्यूचर वाली जनरेशन भी। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही है कि हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। हमें फ्यूचर जनरेशन का भी सोच के चलना है, तब जाके हमें आज की जो जनरेशन है उसको अच्छे से इस एनवायरनमेंट को यूज़ करना है। डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फोर्थ वन है फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन।
जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, पहले भी पढ़ाया, अभी भी बोल रही हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो यही है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स फुलफ़िल हो और हमें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फोकस ही यही होता है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो भी अर्थ पे चाहे किसी टाइप का फॉर्म का गुड्स हैं उनका कंजर्वेशन, उनकी देखभाल, ठीक है। इसका कंसेप्ट जो है हमने वो सुना होगा 3 Rs, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं अगर हमारे पास कुछ भी है हम उनको ऐसे एकदम से फेंक ना दें, हम रीयूज़ करें, रिड्यूस करें, रिसाइकल करें। जो चीज़ें हमारे पास है जो वेस्ट जनरेट हो सकता है हम उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते किसी और ही फॉर्म में, उससे रिड्यूस हो जाएगा वेस्ट जनरेशन। और अगर हमारे जनरेशन वेस्ट हो रहा है तो हम कबाड़ी वाले को दे सकते हैं, वो फिर प्रोसेस करने जाएगा, इंडस्ट्रीज़ में लेके जाएगा, वहाँ रिसाइकल होगा, नया बनने का नहीं, मतलब उसमें ही कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगी। तो हमें नया बनाने के लिए नया रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास तो मटेरियल है, हमारे पास तो प्रोडक्ट भी है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करेंगे और वो एकदम से नया बन जाएगा। इससे क्या होता है कि फ्यूचर जनरेशन है उनको रिसोर्सेज मिल पाते हैं, वो यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी भी नीड्स फुलफ़िल होती है। तो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को फुलफ़िल कराने का भी मकसद होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसका कंसेप्ट ही इसके इर्द गिर्द घूमता है कि प्रेजेंट जनरेशन भी खुशी खुशी जिए और फ्यूचर जनरेशन भी। हम जब कोई भी डेवलपमेंट कराते हैं तो एनवायरनमेंट उसके अंदर तो इन्वॉल्व होता ही है। तो अब एनवायरनमेंट जब इन्वॉल्व होगा हम उस एनवायरनमेंट को हानि ना करें ताकि हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो इसी एनवायरनमेंट में रहे, उसे कोई नुकसान ना पहुँचे, उसको कोई गलत चीज़ ना मिले, कोई गलत हवा पानी ना मिले। इसीलिए हम ऐसे रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें एनवायरनमेंट के कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। 5th वन है सपोर्ट टू टूरिज़्म इंडस्ट्री। टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है सबसे फ्लोरिश इंडस्ट्री है आजकल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब अगर हम देखें इसका जो कंसेप्ट है, क्योंकि नेचर को बचाना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, अपने इकोसिस्टम को कंजर्व करके रखना। तो जब हमारा इकोसिस्टम कंजर्व होगा, जो नेचर की ब्यूटी है वो प्रोटेक्शन में रहेगी, तो हर कोई चाहता है एक नेचुरल जगह पे जाना, वहाँ पे एंजॉय करना। तो वो एक सोर्स ऑफ टूरिज़्म बनेगा। जब टूरिज़्म का सोर्स बना तो वहाँ पे जाके इकोनॉमी प्रोड्यूस होगी, तो हो गया ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ से डेवलपमेंट भी होगी क्योंकि इकोनॉमी भी बढ़ रही है, यहाँ से हमारा प्रोटेक्शन जो हो रहा है एनवायरनमेंट का वो भी सस्टेन हो गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरीके से हुई। हम एफॉरेस्टेशन करते हैं, हमारी अच्छी सैनिटेशन होगी तो लोगों का उस जगह का देखने का नज़रिया वो बदल जाएगा। अगर हम वहाँ की फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे तो वो एक टाइप का डेवलपमेंट है। आप कश्मीर में ही देख लीजिए, कहीं पे भी आप थोड़ी सी भी दूर हरियाली या जंगलों की तरफ जाएंगे एकदम अच्छा सा व्यू पॉइंट मिलता है, उसको थोड़ा सा डेवलपमेंट कराना है ताकि लोग वहाँ आके आएँ और वहाँ का टूरिज़्म बढ़े। कितनी सारी जगहें हैं कश्मीर में जो अच्छी तरह से अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हो पाई हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। तो अगर उनको थोड़ा सा डेवलप कराते हैं, ये दिमाग में रखते हुए ये कंसेप्ट कि हमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराना है, मतलब कि उस एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट भी करना है, कंजर्व करके रखना है, उसको हार्म नहीं करना है, बट साथ साथ में उस जो नेचर ब्यूटी है उसके ज़रिए हमें इकनॉमी बढ़ानी है, डेवलपमेंट करानी है, तो टूरिज़्म बढ़ाना उधर का। तो इस तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके एडवांटेजेस हमें ये सब फ़ायदे देते हैं। और भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि अगर जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी सबकी डेवलपमेंट होगी, पॉवर्टी एंड हो जाएगी, हर एक की हो जाएगी, ठीक है। हंगर जो है भूख है, लोग जो है भूख से मर रहे हैं, फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है, फूड सिक्योरिटी नहीं है, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो भी इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सपोर्ट की वजह से वो भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे, हमें क्लीन वाटर मिल सकता है जो हर एक को अवेलेबल होगा, हम इंश्योर करा सकते हैं सस्टेनेबल और अफोर्डेबल एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं जो कोल इन फॉसिल फ्यूल्स के जलाने के हिसाब से करते हैं, बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता है। बट अगर हम नेचुरल फ्यूल यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी,
ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। सोलर एनर्जी काफ़ी क्लीन होते हैं का। अब हम इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं लोगों को। जब कहीं पे कोई डेवलपमेंट होती है तो लोगों को उधर से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होती है, जैसे फॉर एग्जांपल टूरिज़्म का ही, लोग वहाँ अपनी दुकानें लगा सकते हैं। उन सारी चीज़ों से डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। नया नया इनोवेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो डेवलपमेंट ही हुआ वो, उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अच्छे मतलब आपको कहीं पे भी देखेंगे आप, अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। हम स्कूलों में भी देखिए, अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो कितना अच्छा लगता है, स्कूल जाने में मज़ा आता है, वहाँ हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर ही आता है। हम प्रोडक्शन कंजर्वेशन पैटर्न जो है वो भी सस्टेनेबल तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। क्या प्रोडक्शन होनी है, कितना कंजप्शन होना है, वो एक लिंक बनता है, ठीक है। और हमारा जो क्लाइमेट जो चेंजेस हो रहे हैं, हम उस क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता हो रहा होता है कि एनवायरनमेंट और हमारा सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। अभी तक तो हमने एडवांटेजेस ही पढ़े थे, अब डिसएडवांटेजेस हम पढ़ते हैं। जो जब हम डेवलपमेंट कराते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो बनते हैं, या मटेरियल जो होते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि हमें दोनों तरफ का ध्यान रखना होता है। डेवलपमेंट भी करानी होती है और हमारा एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो वो भी देखना होता है। तो जब हम ऐसे कुछ सोच के काम करते हैं वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ता है, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में भी तो हमें ध्यान रखना है ना एनवायरनमेंट का भी। अगर हम नहीं सोचेंगे, यहाँ से हम अपना काम आराम से करते जाएंगे, इतना कॉस्ट नहीं लगेगा हमें, बट हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है और यहाँ से हमारा कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन का वो बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। बहुत सारे जो एनवायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जहाँ पे रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, एनर्जी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स काम करते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है या इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इकनॉमी जो कंट्री की होती है ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होता है उसके लिए, काफ़ी इकनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स होते हैं ये हमारी नेशन के लिए। अब अगर हम इधर से ट्रांजैक्शन करते हैं, एकदम से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ सोच के हम वैसा इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, तो मतलब हमें जो भी हम ये जो इंडस्ट्रीज़ है इसमें जो एम्प्लॉयमेंट थी वो भी बेचारों को कम हो जाएगी, और जो यहाँ से एनर्जी का सोर्स बन रहा था, इकोनॉमी का सोर्स बन रहा था, उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाएगी। उतना ये इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का सोच के चलना है, एनवायरनमेंट का भी, आगे वाली जनरेशन का भी, और हमारा डेवलपमेंट भी कराना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को भी खतरा है, क्योंकि जो पुराना तरीका था वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैफेजर्डली एक्सप्लॉइट करी जा रही थी, इंडस्ट्रीज़ अपने एनवायरनमेंट को वो नहीं देख रही थी एनवायरनमेंट के ऊपर क्या है, वो सिर्फ अपना काम करे जा रही थी, प्रोडक्शन करी जा रही थी, अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट वहाँ मिलता था लोगों को, और ये था कि इकोनॉमी भी जनरेट हो जाती है। जैसे अगर हम सोचेंगे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, उससे एकदम फटाफट जो है हमारा क्रॉप है वो जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है। मगर अगर हम उसका साइड इफ़ेक्ट देखेंगे तो बहुत ही हार्मफुल होते हैं केमिकल्स। अगर हम मैन्योर जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बेशक फ़ायदा उसका बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, मगर बनाने में बहुत टाइम लगता है और थोड़ा कॉस्टली रहता है। तो इसी तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, अगर हम इसको देख के चलते हैं तो जो इंडस्ट्रीज़ ये काम कर रही होती हैं उसको कॉस्ट बहुत पड़ता है, इसलिए वो लेबर इतना यूज़ नहीं करते हैं, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होती है उधर, फिर वहाँ का जो इकनॉमी है वो इतनी बढ़ नहीं पाती है, तो फैमिलीज़ और इकनॉमी के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। गवर्नमेंट जो है जब वो इस डेवलपमेंट की तरफ जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, वो जब ट्रांजिशन करती है टुवर्ड्स ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो
ये करना इतना इजी नहीं होता। इसके लिए हमें लीगल रेगुलेशंस गवर्नमेंट को डालनी पड़ती है कि मतलब अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें इस अंडर रूल के अंडर करना है। जब हर कोई रूल के अंडर चलने लगता है ना, तो फिर उस काम को, उस जैसे हमें कोई इंडस्ट्री लगानी है तो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हुए वो इंडस्ट्री लगानी है। तब क्या होता है, वो काम डिले होने लगता है और कॉस्ट भी इंक्रीज़ होता रहता है, क्योंकि फ़ाइलों को ऑफिस टू ऑफिस घूमना, फिर उनका अप्रूवल लाना किसी इंडस्ट्री के लिए। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ऐसी इंडस्ट्री जो एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखती हो और यहाँ से डेवलपमेंट भी करे। कुछ भी प्रोडक्ट उसको बनाना है, मतलब उसको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, फर्टिलाइज़र ही अगर वो बनाती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना रही है, उसको अपना डेवलपमेंट भी देखना है, उसको एनवायरनमेंट का भी देखना है। फिर उसको फॉलो करने हैं रूल्स, जो गवर्नमेंट ने रूल डाले हैं, जो बनाए हैं, कि उसको पूरा उसके अकॉर्डिंग ही उतरना है, उन रूल्स पे उनको चलना है। तो जब वो ये रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो फिर उसको परमिशन लानी पड़ती है। तो फाइल टू फाइल, ऑफिस टू ऑफिस, बहुत ज़्यादा इनको टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग और डिले हो जाता है ये प्रोसेस इसमें। और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, जो भी डेवलप्ड नहीं होती है, डेवलप्ड कंट्रीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ सोच सकती है, क्योंकि वो पूरी डेवलप हो चुकी होती है। अब वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए काम कर सकते हैं। पर जो बेचारी डेवलपिंग ही होती है, वो अगर एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचने लगेगी तो वो पूरा अपना इकोनॉमी बढ़ा नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बोले, दोनों चीज़ें साथ में लेकर हम अगर चलेंगे तो क्या हो जाता है कि हमारा प्रोडक्शन इकोनॉमी थोड़ा लो हो जाती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं, उनके पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होता है कि वो प्लान कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हो। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उनके लिए तो ये डिसएडवांटेज की बात है। दूसरा, वो कंट्रीज़ जहाँ फूड की काफ़ी अनसिक्योर, मतलब सिक्योर नहीं है, वहाँ पे फूड पूरा है ही नहीं, काफ़ी वो बेचारे गरीबी फेस करते हैं, तो उनकी पहली प्रायोरिटी तो ये नहीं होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उनकी प्रायोरिटी सबसे पहला कि लोगों को खाना दिलाना है, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज़ जो होती हैं, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है पहला प्रायोरिटी नहीं होता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ अनस्टेबल गवर्नमेंट है, वो ये सब जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उनको अपनी कंट्री को बचाना है, गवर्नमेंट को बचाना है, उनको अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी इकोनॉमी, अच्छी जीडीपी बने उनकी, वो की तरफ सोचना है। तब जाके वो क्या करते हैं, पहला उनका प्रेफरेंस होता है अपना इकोनॉमी, अपनी कंट्री बचाना। वो लोग सोचते नहीं हैं कि एनवायरनमेंट का क्या होगा, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की तरफ नहीं सोच पाते। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे। अब हम पढ़ेंगे जो स्टेप्स हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस तरीके से, वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं अगर हमें कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहला अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जो लोकली अडाप्टेड हो, जो उस एरिया में अडाप्ट हो सके। ये नहीं कि वर्ल्ड में वो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो तो वो हम अपने एरिया में भी करेंगे, क्योंकि हर एरिया का अपना एक अलग कंडीशन होता है। लोकली अडाप्टेड टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है, इको फ्रेंडली और रिसोर्स एफिशिएंट, कल्चरली भी सूटेबल हो, उस कल्चर को वो सूटेबल हो। कहीं पे कोई चीज़ हुई है टेक्नोलॉजी, मतलब वो वहाँ चल पाई है, ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे भी चले। हर एक एनवायरनमेंट, हर एक सिस्टम का एक अलग होता है, हर एक कंडीशन, हर एक एरिया का एक अलग सिस्टम होता है, तो वहाँ पे लोकली अडाप्टेड टेक्नोलॉजी यूज़ करनी। दूसरा कि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, 3R अप्रोच हमें हमेशा सोच के चलना है जब हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। हमें रीयूज़ करने हैं अगर हमारे पास हैं रिसोर्सेज या कहीं वेस्ट जनरेशन हो रहा है, हमें रीयूज़ करना है। हमेशा कोशिश करनी है कि वेस्ट जनरेट ना हो, जितना हो सके वेस्ट का जनरेशन रिड्यूस करवाना है, ताकि वेस्ट जब जनरेट होता है उसको फिर मैनेज भी तो करना होता है। वो सारी चीज़ें, उसके लिए भी फिर मेहनत लगती है, उसके लिए भी फिर मैन पावर लगता है, एनर्जी लगती है, तो वो रिड्यूस हो।
अब अगर कोई वेस्ट जनरेट हो भी रहा है, उसका रिसाइकलिंग हो, ठीक है, उस तरीके से हम एक गोल जो सस्टेनेबिलिटी का है अचीव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर जो है, जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर है वो रिड्यूस होगा, वेस्ट जनरेशन नहीं होगा, और वेस्ट जनरेशन नहीं हुआ तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वन है, क्या स्टेप है, हमें एक्सेस यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल नहीं करना है, ना मिनरल्स का, ना वाटर फर्टिलाइज़र्स का, ना पेस्टिसाइड्स का, इनको बिल्कुल ही कम कर देना है, क्योंकि ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। हवा का पोल्यूशन हो, वाटर का पोल्यूशन हो, सॉइल का पोल्यूशन, ये बहुत पोल्यूट करते हैं। तो हवा, पानी, सॉइल, ये सब तो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, इन्हीं के ऊपर तो हमारी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है। हमारी बिल्डिंगें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तब हमारे फ़ायदे के काम है जब हम कुछ खा पाएंगे, क्योंकि जब ज़मीन होगी तभी उसमें पेड़ पौधे अच्छे उग पाएंगे, पानी होगा तो वही उसी पेड़ पौधों को मिलेगा, हमको मिलेगा, हवा होगी, अच्छी हवा होगी, तो सारा इफ़ेक्ट होगा इनके ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर। तो हम खाना भी इधर से ही खाते हैं, तो अच्छा खाना नहीं मिला, हम डेवलप कैसे होंगे? हम डेवलप नहीं होंगे तो आगे वाली डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो कैसे होगा? क्योंकि सारा तो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है, हर कोई चीज़ तो ह्यूमन माइंड से ही होता है। तो ये सारी एक्सेस में हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। और ह्यूमन पॉपुलेशन जो आज कंटिन्यूसली बढ़े जा रही है उसको लिमिट करना है, ठीक है, क्योंकि जितना पॉपुलेशन उतना बर्डन पड़ रहा है हमारी अर्थ पे, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, अब पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है तो सारा किसके ऊपर आएगा बर्डन? रिसोर्सेज के ऊपर। तो हमें अपनी ह्यूमन पॉपुलेशन को लिमिट में रखना है, ठीक है। फिफ्थ वन है, अच्छी सैनिटेशन होनी चाहिए, क्लीन वाटर, अच्छा एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे बहुत सारे पैदा कर लिए, कम बच्चे पैदा करो, रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर ना आए, उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सके, अच्छा खाना पानी सब कुछ मिले, अच्छा न्यूट्रिशन मिले। नहीं तो ऐसे बच्चे पैदा करते रहेंगे, उनको मिलेगा कुछ नहीं, बीमार हो, अच्छी एम्प्लॉयमेंट ना मिले, फ़ायदा क्या? तो इसीलिए रिसोर्सेज का सोच के फैमिली प्लानिंग भी करनी चाहिए। एग्रीकल्चर भी उसी तरीके से करनी चाहिए ताकि एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर ना आए। तो अच्छे से बेटर टेक्नोलॉजी जो है ये चीज़ यूज़ करने होते हैं जब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। हमें लोगों को हर मतलब ऐसा एक्सेस देना है कि वो प्रोडक्शन और सिक्योरिटी टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट्स, मतलब वो भी इम्प्रूवमेंट किसी तरीके से हो, उनको भी उसमें शामिल करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है तो लोगों को भी उसमें शामिल करना है। जब लोग किसी भी प्रोजेक्ट में खुद शामिल होते हैं ना तो वो उसको समझ भी पाते हैं, उसको प्रोटेक्ट भी कर पाते हैं, ठीक है। जब लोग अपना समझ के वो अगर एनवायरनमेंट को अपना समझ के काम करेंगे तो एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होगा। लोगों को एजुकेट करना है, एम्पावर करना है, और कॉमन पीपल को हर एक डिसीजन, जहाँ पे भी कोई प्रोजेक्ट हो रहा है उसका डिसीजन मेकिंग पे हर एक लेवल पे कॉमन इंसानों को, अगर कोई लोकेलिटी में प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है वहाँ के लोकल लोगों का कंसेंट ज़रूरी है, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तब वो उस प्रोजेक्ट के साथ भी काम कर सकते हैं और साथ में अपने इन्वायरमेंट, अपने लोकल इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं वो भी कर सकते हैं जब लोकल लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। जॉब प्रोवाइड करनी है, हाउसेस और भी जो बेसिक फैसिलिटी जैसे पानी, क्लीन वाटर, हवा, सैनिटेशन, ये सारी प्रोवाइड, या स्कूल एजुकेशन, ये लोगों को प्रोवाइड करना है, चाहे वो रूरल एरिया में है चाहे वो अर्बन एरिया में हो, सिटीज़ में हो। और डिस्करेज करना है अर्बनाइजेशन, लोग एकदम से सिटीज़ की तरफ भागते हैं, रूरल एरिया को छोड़ देते हैं, प्रेशर आता है अर्बन एरिया पे, तो वो नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है कि रूरल एरिया की तरफ हमारी इंडस्ट्रीज़ को जाना चाहिए, वहाँ एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए उनको, वहाँ अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो, अच्छे स्कूल्स हो, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर, अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ जब प्रोवाइड होंगी वहाँ के लोग जो हैं वो सिटीज़ की तरफ जाना बंद कर देंगे। तो अच्छी हाउसेस, बेसिक फैसिलिटीज़ ये जब रूरल एरियाज़ को मिलेगा तो वो सिटीज़ की तरफ जाना बंद होंगे और रूरल एरिया भी डेवलप हो जाएगा और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रोटेक्ट होंगे जब उन्हें नॉलेज आएगी, जब वो एजुकेट होंगे, ठीक है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो है तो कि हमारा प्रेजेंट जनरेशन बचा रहे विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, मतलब प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड्स फुलफिल हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे। तो इसके लिए हमें अपना नेचुरल वेजिटेशन, हमारे नेचर में जो भी रिसोर्सेज हैं, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट या कोई भी इकोलॉजिकल निश वो होता है, वो एक ऐसा हैबिटाइट होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिजम्स को खाना पीना, सेक्सुअल रिलेशनशिप उसको ब्रीड करने में मदद करता है, वो उस एरिया में अच्छे से फ्लोरिश हो पाता है, रिप्रोडक्शन के लिए अच्छा पार्टनर मिलता है, हर चीज़ उसको उसमें मिलती है। तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है किसी भी ऑर्गेनिजम्स, या चाहे वो जानवर हो चाहे पेड़ पौधा, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। उससे वर्ल्ड जो है एक ब्यूटीफुल प्लेस बनेगी टू लिव इन, क्योंकि हर कोई प्रोटेक्ट रहेगा। सिर्फ इंसान ही नहीं, सिर्फ इंसान के ही हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सिर्फ उन्हीं के राइट्स नहीं होते, हर एक के राइट्स होते हैं, हर एक को हमें प्रोटेक्ट करके चलना है। ठीक है, हमें कंजर्व और रिसोर्सेज को इन्हांस करना है। ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी बननी चाहिए कि जैसे लिविंग बीइंग्स या कोई भी कंजर्व है, उस तरीके से हर रिसोर्स कंजर्व रहे, फ्यूचर के लिए भी रहे और प्रेजेंट में भी हम यूज़ करें। एक्सप्लॉइट ना करें, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो, यूज़ हो, अच्छे से यूज़ हो, सस्टेनेबल तरीके से यूज़ हो, मगर एक्सप्लॉइटेशन ना हो। हमारा डेवलपमेंट वर्क भी हो, इकोनॉमी भी बढ़े, मगर यहाँ से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कोई हार्म ना हो। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो बने, मगर पहला पूरा उसका अगर देखा जाए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। पूरा असेसमेंट हो कि इस प्रोजेक्ट से हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है हमें। अगर ज़्यादा फ़ायदा है हमें और थोड़ा बहुत नुकसान एनवायरनमेंट को है तो हम उस प्रोजेक्ट को आगे चला सकते हैं। बट अगर एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान है और फिर हम अपने फ़ायदे की सोचें तो वैसा नहीं, फिर उस प्रोजेक्ट को उधर ही ख़त्म करना है। इसीलिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बना दिया जाता है, जो प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा असेस करता है, उसको समझता है, फिर डिसीजन लेता है कि ये प्रोजेक्ट आगे रन करना है कि नहीं करना है।